हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सीपीएम एजुकेयर पर आप सभी का भरपूर स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे हिंदी विषय का दूसरा मॉडल पेपर, क्लास 12। एक मॉडल पेपर आप सभी का आ चुका है पहले ही। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फ्रूटफुल सेशन आप सभी के लिए है। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, इतना मैं दावा कर सकता हूँ। अगर आप सभी मॉडल पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, डायरेक्ट शुरू करते हैं आज का पेपर। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रहेगी। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का पहला प्रश्न, सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर 5 प्रश्न आपके हैं हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित, और जो दूसरा आपके 5 प्रश्न है बहुविकल्पीय, वो हिंदी पद्य साहित्य या हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास से संबंधित होते हैं। इसी पैटर्न में आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पर प्रश्न को रखे गए हैं, उसी क्रम में रखे गए हैं। पहला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, कालिदास या फिर निराला? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा क्या है? यानी कि उनकी आत्मकथा कौन सी है? ऑप्शंस में से कुछ आप बीती कुछ जग बीती, मेरा जीवन प्रवाह, मेरी असफलताएं और अपनी खबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मेरी असफलताएं। ये बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? नाटक, जीवनी, उपन्यास या फिर आलोचना? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उपन्यास। और आप बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि नूतन ब्रह्मचारी किसकी रचना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, एपीजे अब्दुल कलाम या फिर जी सुंदर रेड्डी? तो क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा, जी सुंदर रेड्डी, ठीक है। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किस प्रसिद्ध लेखक की जीवनी है? राहुल सांकृत्यायन, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चटर्जी, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय? तो ये आप सभी को पता चल गया कि आवारा मसीहा जो रचना है ये विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है। दूसरी बात आपको पता चली कि ये आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है ना। अब किस व्यक्ति की जीवनी है? ऑप्शंस आप सभी के सामने है, सही उत्तर बताइए फटाफट। तो सही उत्तर विद्यार्थियों इसका हो जाएगा ऑप्शन सी शरद चंद्र चटर्जी, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न आपका है, हिंदी काव्य साहित्य से संबंधित सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर हरिऔध जी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर मिश्रा बंधु? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? दलपति, जगनिक, केशवदास या फिर विद्यापति? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी विद्यापति। अगला प्रश्न है, आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? विसल देव रासो, परमाल रासो, खुमार रासो या फिर हम्मीर रासो? तो ये आपका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी परमाल रासो, ठीक है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? घनानंद, भूषण, केशवदास या फिर पद्माकर? तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी केशव। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका गद्यांश पर आधारित 2 गद्यांश दिए रहेंगे। किसी एक गद्यांश को पढ़कर उसके प्रश्नों का उत्तर देना होगा, ठीक है। तो जिस भी गद्यांश का उत्तर आप लिख रहे होंगे उस गद्यांश को मेंशन कर देंगे। सर कैसे मेंशन करेंगे?
तो जैसे ये आपका पहला गद्यांश है, मातृभूमि पर निवास करने वाले, अभी मैं पूरा पढ़ के बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर मातृभूमि पर डॉट 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 एंड सो ऑन कहते हैं इसको। तो डॉट 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 करके और पीछे जाकर लास्ट में क्या लिख देंगे, के पुत्र हैं या पृथ्वी के पुत्र हैं। ठीक है, जिससे एग्जाम को पता चलेगा कि आपने इस पार्टिकुलर पैराग्राफ को पढ़कर इसके प्रश्नों का उत्तर लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना करना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। बहुत ही शानदार पैराग्राफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो इसके प्रश्नों के उत्तर आप सभी को तैयार करना है। ये उत्तर आप खुद से तैयार करेंगे, यहाँ पे इसके उत्तर लेकर हम नहीं आए हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक व शीर्षक का नाम लिखिए। दूसरा है, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा कब प्राप्त करती है। और अंतिम प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, प्रश्नों का क्रम आपका आगे पीछे हो सकता है कि पहला ही प्रश्न आपका रेखांकित अंशों की व्याख्या करने को कह दे, या दूसरा प्रश्न कम से कम कह सकता है। तो इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, प्रश्नों का क्रम आगे पीछे होने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पैराग्राफ को पढ़कर आपको सही तरीके से अच्छे से इनका उत्तर लिखना है। अथवा दूसरा पैराग्राफ है, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, इसको पढ़िएगा और इससे संबंधित जो प्रश्न आपके सामने लिखे हुए हैं, उपरोक्त गद्यांश के पाठ व लेखक का नाम लिखिए। विश्वव्यापी और आंतरिक आनंद का क्या अर्थ है। संस्कृति के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है। मानसिक और स्वास्थ्यकर शब्दों के अर्थ लिखिए। फिर है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये आपके 5 प्रश्न है महत्वपूर्ण। ठीक है, इनके उत्तर लिख लिख कर आपको प्रैक्टिस कर लेना है। कैसे शुरू करेंगे, साहित्य, कला डॉट 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 स्वास्थ्यकर है, ये पैराग्राफ मेंशन करके शॉर्ट में, फिर आप आगे बढ़ेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे उत्तर लिख देंगे। प्रश्न लिखने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी आपको एग्जाम में। ठीक है, मैं फिर एक बार क्लियर कर दूं आपको, प्रश्न नोट करने में समय खर्च नहीं करेंगे आप। ठीक है, समय का सदुपयोग करेंगे, थोड़ा सा स्लो होकर लिखेंगे शुरुआत में, जिससे आपकी कॉपी का अपीयरेंस अच्छा रहे। ठीक है, बहुत तेज शुरुआत में नहीं लिखना है, कॉपी गंदी नहीं रहनी चाहिए, पठनीय हो। राइटिंग आपकी बहुत अच्छी बनती है, कम अच्छी बनती है, कोई मतलब नहीं है। बस क्या करना है कि पठनीय हो, एग्जाम में पढ़ पाए आपका लिखा हुआ। मतलब ये एक बात अपने दिमाग में रखना है कि जो मैं लिख रहा हूँ ना, मेरे अलावा भी कोई पढ़ ले, है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे और इस तरह से लिखेंगे तो पठनीय होगा, तो उस पर आपको अंक प्रदान किए जाएंगे। हाँ, राइटिंग का महत्व रहता है साहित्यिक विषय में। अगर आपकी राइटिंग अच्छी बन रही है तो आपको पूरे अंक मिलते हैं, और अगर राइटिंग थोड़ी सी कम अच्छी है तो उसमें से कुछ अंक राइटिंग के लिए काट लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात गलत नहीं है कि राइटिंग के नंबर नहीं कटेंगे, कट जाते हैं साहित्यिक विषयों में। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रयास करेंगे। तो प्रश्न लिखने में समय नष्ट नहीं करेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर डाल देंगे और इस पैराग्राफ को मेंशन कर देंगे और उसके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे करके उत्तर लिखते जाएंगे। ठीक है, आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। फिर चौथा प्रश्न रहेगा आपका, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 पद्यांश या काव्य खंड रहेगा, जिसमें से किसी एक का उत्तर लिखना होगा। ठीक है, ऐसे जैसे आप गद्यांश का करेंगे ऐसे पद्यांश का भी करेंगे। जिस भी स्टैंजा का आप उत्तर लिख रहे होंगे उसको मेंशन कर देंगे। जैसे मसृण गांधार देश के नील है, तो यहाँ पे मसृण गांधार डॉट 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 हो छविधाम तो लिख देंगे, उसके बाद में इनका उत्तर लिख देंगे। ठीक है, तो एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मसृण गांधार देश के नील, रोम वाले मेसों के चर्म,
ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छविधाम। तो इस पर्टिकुलर स्टैंजा को पढ़कर आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। दूसरा है उपर्युक्त पंक्तियों में कवि ने किसका चित्रण किया है। तीसरा प्रश्न है मेघ बन बीच में कौन सा अलंकार है। ठीक है, जो यहाँ पर आपका आया हुआ है नीचे से 5वीं लाइन में, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, है ना, इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है। फिर चौथा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और 5वां प्रश्न है व्योम और अरुण किस किस के पर्यायवाची हैं। ठीक है ना, कि व्योम और अरुण का अर्थ लिखना है आपको। अगला है मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन पटु तुम कटु गरल नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो श्रम परिहारो, नहा भोगिनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो, लो यह मेरी चरण धोल उस रति के सिर पर धारो, मुझे फूल मत मारो। ठीक है, इस स्टैंजा का प्रश्न को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर ये जो कथन है ये उर्मिला जी कह रही हैं, है ना, मुझे फूल मत मारो। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा पद्यांश, अच्छे से आता होगा। तो उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है वसंत का मित्र कौन है। अगला है मदन और गरल शब्द का अर्थ लिखिए। जो मदन और गरल शब्द है अलग दोनों शब्द हैं, इनके अर्थ को बताना है। फिर है इस कविता में वर्णित वेदना का संबंध किससे, हमने बता दिया आपको, उर्मिला से, 5वें का उत्तर। फिर अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। APJ अब्दुल कलाम, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, तो इसमें से किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना है और उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है उसी में। फिर नेक्स्ट रहेगा 5वें का खा, उसी में रहेगा निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा। इनमें से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। फिर 6वां प्रश्न आपके सामने, पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के आधार पर लेखक का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, अथवा बहादुर या लाठी कहानी का सारांश लिखिए। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर है अगला, स्वपठित खंडकाव्य का कथानक या प्रमुख पात्रों का चित्रण कीजिए। अब उत्तर प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग खंडकाव्य निर्धारित हैं, आप सभी को पता होगा। तो अपने अपने खंडकाव्य से संबंधित आप सभी को उसका कथानक तैयार कर लेना है। ठीक है, और उसके अलावा उसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं, है ना, उनके बारे में संक्षेप में पढ़ लेंगे, जिससे उनका कैरेक्टर स्केच यानी कि चरित्र चित्रण कर पाएँ। ठीक है, खंड खा आ जाएगा। और 8वां प्रश्न रहेगा, 8वें का का और खा करके रहेगा। का में आपका संस्कृत गद्यांश है और 8वें के खा में आपका संस्कृत का श्लोक रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका संस्कृत गद्यांश है जिसका अनुवाद आपको हिंदी में करना है संदर्भ सहित। हिंदी संस्कृतांग्ल भाषासु अस्य समानः अधिकारः आसीत्। हिंदी हिंदू हिंदुस्थानानाम् उत्थानाय अयं निरन्तरं प्रयत्नं करोति। शिक्षयो देशे समाजे च नवीनः प्रकाशः उदेति। अतः श्रीमालवीयः वाराणस्याः काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य संस्थापनं करोत्। अस्य निर्माणाय अयं जनान् धनम् अयाचत। जनाश्च महत्यस्मिन् ज्ञानयज्ञे प्रभूतं धनमस्मै प्रायच्छन्। तेन निर्मितोऽयं विशालः विश्वविद्यालयः भारतीयानां दानशीलतायाः श्रीमालवीयस्य यशसः च प्रतिमूर्तिरिव विभाति। साधारण स्थिति को अपि जनाः महतोत्साहेन मनुष्यतया पौरुषेण च असाधारणमपि कार्यं कर्तुं क्षमः इत्यदर्शयति मनीषमूर्धन्यः मालवीयः। एतदर्थमेव जनास्तं महामना इत्युपाधिना
अभिधातु मारब्धवन्तः, इस पर्टिकुलर संस्कृत गद्यांश का आपको हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। अथवा एक और आपका गद्यांश रहेगा ऑप्शन में, ठीक है, संस्कृत साहित्य से आदिकवि वाल्मीकि, तो इसको आप पढ़ लेंगे और इसका हिंदी अनुवाद कर लेंगे, ठीक है। जिस तरह से आपने गद्यांश और पद्यांश को हमने बताया कि मेंशन कर देंगे, ऐसे यहाँ पे संस्कृत गद्यांश और श्लोक को भी आप ऐसे ही लिखेंगे। पूरा उतारने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर इस पर्टिकुलर गद्यांश का हिंदी अनुवाद आप लिख रहे हैं तो संस्कृत साहित्य से आदिकवि ... गीर्वाण भारती इति तक कर देंगे, उसके बाद में इसका हिंदी अनुवाद लिख देंगे, ठीक है। और अगर इसका कर रहे हैं तो हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु ... यहाँ पर अभिधातु मारब्धवन्तः तक लिख देंगे और उसके बाद में इसका हिंदी अनुवाद नीचे कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 8वें का खा, किसी एक संस्कृत श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेतादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। तो इसका करना है हिंदी अनुवाद। अथवा सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम सुखार्थी त्यजेद विद्या विद्यार्थी वा त्यजेद सुखम। इसका किसी एक श्लोक का हिंदी में अनुवाद करना रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों या लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो कर लेंगे आप लोग? हाँ, कर लेंगे। एक अनार 100 बीमार, दाल में कुछ काला होना, सावन हरे न भादो सूखे, एक पंथ दो काज। ठीक है, तो इनका अर्थ लिखना है और अपने वाक्य में प्रयोग भी करना है, कर लीजिएगा। 10वां प्रश्न, फिर निम्नलिखित गद्यांश तथा पद्यांश को पढ़कर, गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर होना चाहिए यहाँ पे। निम्नलिखित गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही उत्तर को चुनिए। तो जो 10वां प्रश्न आपका रहता है वो जैसे आपके इंग्लिश में अनसीन पैसेज आता है ना, ठीक वैसे हिंदी में भी आपका एक अनसीन पैसेज आता है। तो पैसेज में यहाँ पे पैराग्राफ और स्टैंजा दोनों रहता है, यानी कि एक तो आपका गद्यांश रहेगा और दूसरा अथवा करके जो रहेगा वो आपका पद्यांश रहेगा, कविता रहेगी कोई, ठीक है। और उसको पढ़कर उसमें से प्रश्न भी दिए रहेंगे 5 और उसके उत्तर विकल्प के रूप में दिए रहेंगे। उस सही उत्तर को वहां पर चुनकर लिखना है, ठीक है। एक बार पैराग्राफ को पढ़ लीजिए। समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग करना है। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है, ठीक है। इसके साथ साथ मॉडल पेपर हल करते करते आपको ये पैराग्राफ आपको इंस्पायर करेगा समय का सदुपयोग करने के लिए, ठीक है। और ये समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग करना है। जो व्यक्ति समय की सही कीमत जान लेता है वही जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है। यह धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। धन खोने पर वापस पाया जा सकता है परंतु बीता हुआ समय नहीं लौटाया जा सकता। छात्रों के जीवन में इसका अधिक महत्व है। जो छात्र इस उम्र में समय की कद्र करना सीख जाते हैं वह भविष्य में तरक्की की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। चाणक्य, गांधी जी, अशोक आदि ने समय का सदुपयोग कर अपने पैरों के निशान छोड़ दिए। जीवन का प्रत्येक क्षण भविष्य का निर्माता है। जो लोग इसके महत्व को नहीं समझ पाते वे केवल हाथ मलते रह जाते हैं। हम चाहे विश्राम कर लें परंतु समय कभी विश्राम नहीं करता। समय के प्रति सजगता मानव जीवन के लिए उपयोगी है। अतः छात्रों को समय की कीमत पहचान कर इसका सार्थक उपयोग करना चाहिए। बहुत ही शानदार पैराग्राफ और इससे संबंधित प्रश्न आपके दिए गए हैं और उसके विकल्प भी हैं उत्तर के रूप में। तो समय का सदुपयोग का क्या अर्थ है? उसको संभाल कर रखना, उसे व्यर्थ ना करना, उसका अनादर करना या फिर उसे व्यर्थ करना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उसे व्यर्थ ना करना, है ना। फिर अगला है, छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक क्यों है? उत्तर है इसके, जो इसकी महत्ता समझते हैं वह सफल होते हैं। सदुपयोग करने से वह सदा विफल होते हैं। विफल का मतलब असफल, कभी भी सफल नहीं होते, सदा पीछे रहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, जो उसकी महत्ता समझते हैं वह सफल होते हैं, ठीक है। पैराग्राफ को पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपको उत्तर चुनने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी, आसानी से आप इसको कर ले जाएंगे। अगला है, समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? ऑप्शन है, समय वापस मिल जाएगा पर धन नहीं। समय बहुत मेहनत से मिलता है। धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं, और समय नहीं मिलता। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है? प्रमाद, सतर्कता, होशियारी, चौकन्नापन। तो ये चौकन्नापन, होशियारी और सतर्कता सभी सजगता के पर्यायवाची हैं। प्रमाद आपका नहीं है, ठीक है।
प्रभात माने उत्पाद, और क्या कहते हैं मद, नशा इत्यादि, है ना। पांचवा प्रश्न है, उपर्युक्त अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या है? जीवन और समय, छात्र जीवन और समय, छात्र जीवन, समय का अनुप्रयोग। ध्यान दीजिएगा, अनुप्रयोग लिखा है, सदुपयोग नहीं। सदुपयोग तो ये उत्तर आपका हो सकता था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्र जीवन और समय। ठीक है, अथवा आपका एक पद्यांश रहेगा, ये देखिए। चमड़े का रंग मनुष्य मनुष्यता को बांटे, यह है जघन्य अपमान प्रकृति का मानव का। धरती पर घृणा जिए मर जाए प्रीति प्यार, यह धर्म मनुज का नहीं धर्म दानों का। हा प्रेम नाम ही है रे जिसका महाकाव्य, यदि वही नहीं तो जीवन का क्या अर्थ यहाँ। यदि वही नहीं तो शिष्ट सभ्यता जड़ मृत है, यदि वही नहीं तो ज्ञान सकल है व्यर्थ यहाँ। है गर्व तुम्हें जो अपनी उज्जवल सफेदी पर, वह मिथ्या है छल है घमंड है चेहरे का। रंगों का राजा तो है रंग भीतर वाला, बाहरी रंग तो द्वारपाल है पहरे का। दुनिया ऐसी तस्वीर की जिसके खाके में, आधी गोराई तो आधी कजलाई है। पाँव के नीचे यदि गौर वर्ण वसुधा, तो सिर पर श्याम गगन की छाया छाई है। ठीक है, बहुत ही अच्छी कविता। तो यहाँ पर काव्यांश में मुख्य रूप से किस समस्या का उल्लेख किया गया है? लिंग भेद, असमानता, रंग भेद, या फिर गैर बराबरी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, रंग भेद। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार जीवन व्यर्थ कब होता है? ऑप्शन है, प्रेम नहीं होने पर, मनुष्यता से हीन होने पर, सभ्यता के जड़ होने पर, ज्ञान से विहीन होने पर। तो कविता में कहा गया है प्रेम नहीं होने पर। ठीक है, प्रेम नहीं है, सब व्यर्थ है। ठीक है, अगला है फिर, उज्जवल सफेदी पर गर्व क्या है? सदियों की परंपरा का पालन, बाजार का दबाव और रंग भेद, मिथ्या छल और अभिमान, सत्य अभिमान और अभिमान होना चाहिए यहाँ पे, सत्य अभिमान और यकीन। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है इसमें कविता में कि है गर्व तुम्हें जो अपनी उज्जवल सफेदी पर, वह मिथ्या है छल है घमंड है चेहरे का। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी, मिथ्या छल और अभिमान इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भीतर वाले रंग का क्या तात्पर्य है? व्यक्तित्व का आकर्षण, वास्तविक खूबसूरती, व्यक्तिगत आचरण, आंतरिक गुण और स्वभाव। तो जो इसका सबसे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, आंतरिक गुण और स्वभाव। ठीक है, अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, गोरे और काले वर्ण के लिए प्रकृति से कौन सा प्रतीक दिया गया है? राधा और कृष्ण का, धरती और आसमान का, नदियों और सागर का, या फिर मनुज और दानों का। तो सही उत्तर हो जाएगा धरती और आसमान का। देखिए यहाँ पर, पाँव के नीचे यदि गौर वर्ण वसुधा, तो सिर पर श्याम गगन की छाया छाई है। ठीक है, तो वसुधा माने धरती और गगन माने आप जानते हैं आसमान। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धरती और आसमान का। अगला है 11वां प्रश्न। अब 11वें प्रश्न में आपका का खा गा घा करके कई प्रश्न होते हैं। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनिए। ठीक है, पुरुष और परुष, पुरुष और परुष, क्या होगा इसका अर्थ? नर और नारी, आदमी और फरसा, पुरुष और पैसा, आदमी और कठोर। तो बेटा पुरुष का मतलब तो आदमी हो जाएगा, परुष का अर्थ होता है कठोर। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। अनेकार्थी शब्द आप समझते हैं, तो ये वही है, कर्ण, चपला, जनक, पतंग। किसी एक का लिखना है। कर्ण कान को भी कहते हैं और महाभारत के एक योद्धा, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। चपला बिजली को भी कहते हैं, और लक्ष्मी जी को भी कहते हैं चपला, धन को, है ना। फिर जनक, जनक बने आपका पिता होता ही है, और इसके अलावा कोई उत्पादक है ना, उसको भी जनक कहते हैं। ठीक है, पतंग, पतंग का मतलब आपको बताइए, कीट को भी कहते हैं पतंगा, कीड़े को भी कहते हैं, और पतंग आपके सूर्य को भी पतंग कहते हैं। ठीक है, कई इसके अर्थ होते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, किसी एक का आपको लिखना होगा दो अर्थ। फिर निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जिसकी भुजाएं घुटने तक हों, क्या कहेंगे उसको? इसके ऑप्शंस दे रहेंगे आपके सामने, यहाँ पे हमने ऑप्शन नहीं लिखा है। तो जिनके भुजाएं घुटने तक हों उनको कहते हैं अजानुबाहु। ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाला, आप सबको पता क्या कहा जाएगा उसको? जिज्ञासु। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध कीजिए।
तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, कौन में दोष नहीं होता, दोष अवगुण, ठीक है। तो कौन में नहीं, किस में, इसको शुद्ध कर देंगे, किस में दोष नहीं होता, ठीक है। अगला है बच्चों को काट कर सेब खिलाओ, तो इसको शुद्ध करेंगे तो बच्चों को काट कर नहीं, सेब काट कर बच्चों को खिलाओ, ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। 100 रुपये प्राप्त हुआ, ये भी आपका अशुद्ध है, 100 रुपये प्राप्त हुए। अगला है साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, तो घोर और घनघोर संबंध यहाँ पे गलत है, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है आप कहेंगे, ठीक है, तो शुद्ध हो जाएगा। फिर 12वां प्रश्न है आपका 12th क्वेश्चन, इसमें भी का खा गा करके सेक्शन है। हास्य रस अथवा वीर रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण से लिखिए, हास्य रस अथवा वीर रस किसी एक का। खा नंबर में आपका रूपक अथवा यमक अलंकार का लक्षण उदाहरण से लिखिए, ठीक है। फिर दोहा अथवा सोरठा, दोहा अथवा सोरठा छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। फिर आपका 13 क्वेश्चन रहता है आपका लेटर, यानी कि पत्र लिखना होता है, तो आपका इसमें भी आपका रहेगा ऑप्शनल, 2 दिए रहेंगे, किसी एक को करना होगा। किसी माध्यमिक विद्यालय में लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु विद्यालय के प्रबंधक को पत्र लिखिए, अथवा पानी की समस्या का निराकरण के लिए नगर पालिका के अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। 14 क्वेश्चन आपका है और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, पर्यावरण प्रदूषण एवं समाधान, इंटरनेट की शैक्षिक उपयोगिता, दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप, मेरे प्रिय कवि, ठीक है। तो इनमें से किसी एक पर आपको लिखना होगा, लेकिन आप इन सभी को तैयार कर लेंगे अच्छे से लिखकर, तो ठीक रहेगा, जिससे बोर्ड एग्जाम में आपका कोई भी टॉपिक आए तो आप अच्छे से इसको लिख पाओ। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी है तो सब लोग लाइक कर दीजिए एक बार, और अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, ये वीडियो सब तक पहुंचना चाहिए, ठीक है, सबका कल्याण हो। और जितने भी साथी नए आए हैं हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, हमसे जुड़े रहें, ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं एक और क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।